जोहार झारखंड सभे के जोहार। का हालचाल बा है? सभे बेस अहिना। आज हमरे नागपुरी भाषा कर अगला क्लास शुरू करब, जेकरा में वर्ण विचार यानी ध्वनि खांधा के बारे में जानब। तो चली आज कर पढ़ाई शुरू करल जाए। सभे बगड़ा ध्यान देब, ठीक ना? चला, पहला ध्वनि और वर्ण यानी मूल अवधारणा। ध्वनि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मूल अवधारणा यानी ध्वनि किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाला सौ स्वतंत्र आवाज के ध्वनि कहल जाला। ई भाषा कर सबसे छोट मौखिक इकाई हके। कहने का मतलब है कि ध्वनि जो है ना, मुंह से निकलने वाला सभी जो आवाज होता है ध्वनि कहलाता है। भाषा का सबसे मौखिक इकाई होता है। अब आते हैं, दूसरा होता है वर्ण। वर्ण में ध्वनि कर लिखित रूप या चिन्ह के वर्ण कहल जाला। जो भी हम बोलते हैं उसको अगर लिखने की प्रक्रिया में लाते हैं ना, जो भी हम कहे हुए वाक्य को अगर लिखते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उके कहल जाला जेकर खाड़ा यानी खंड या टुकड़ा नी करल जाला। यानी कि वर्ण जो है, वर्ण हम उसको कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। जैसे अ, क, च, ये सब वर्ण है, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अब अ है तो अ को हम क्या अलग करेंगे? अ को अ ही रहेगा। क है तो क को भी हम तोड़ नहीं पाएंगे, क ही रहेगा। इनको वर्ण कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। तो वर्ण या अक्षर मनकर 100 से छोट इकाई है के और वर्ण समूह के वर्णमाला कहल जाला। यानी वर्ण जो है अक्षर का एक समूह है, छोटा इकाई है। या वर्ण और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं हिंदी में क ख ग घ, ये सब जो है वर्णमाला है। आते हैं अब नागपुरी वर्ण कर स्वरूप और समूह के बारे में जानेंगे। नागपुरी भाषा में वर्ण कर प्रयोग, यहाँ देखो प्रयोग को प्रयोग बोला जाता है नागपुरी में। य को ज बोला जाता है। जो पहले ही क्लास में पढ़ाए थे कि य को ज, अब प और र की जो मात्रा होता है उसको अलग लिखा जाता है, प्रयोग। नागपुरी भाषा में वर्ण कर प्रयोग हिंदी लखे है, मुदा कुछ वर्ण मन कर प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं करल जाला। जैसे हिंदी भाषा में हम जैसे सभी का प्रयोग करते हैं, वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से नागपुरी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नागपुरी में 8 स्वर हैं और हिंदी में 12 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे 8 स्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन है? अ, आ, हर्षौ, दीर्घौ, हर्षौ, उ, बड़ी उ, ए, ओ का प्रयोग करते हैं। ऐ का प्रयोग नहीं करते हैं ना, अ का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे अंग का प्रयोग नहीं करते हैं ना। तो इस तरह से 8 वर्णों का नागपुरी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मात्रा और स्वर कर प्रकार। तो मात्रा और स्वर का प्रकार में हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कौन कहा जाता है? हिंदी में ह्रस्व स्वर किसको कहा जाता है? जो छोटे हों, जिसको बोलने में बल कम लगे ना। तो इसी तरह से नागपुरी में भी है, जेकर उच्चारण में कम बल या समय लगेला ना। मतलब कहने वाला कि जिसका उच्चारण में कम बल और कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ ना, इनको बोलने में कम समय लगता है। ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जेकर उच्चारण करे के लिए ह्रस्व से दुगुना बेरा समय लगेला, यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उच्चारण करने में। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ ना। तो ये जो है इनको उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। नागपुरी में प्लुत स्वर कर प्रयोग नी होवेला।
यानी जो प्लुत स्वर हैं, जैसे अंग, अनुस्वार वाले अंग ना, औ, ये सब जो है प्रयोग नहीं होता है, प्लुत स्वर के में आते हैं। अब आते हैं स्वरों कर बदलाव कर नियम। जैसे अब यहाँ पर प्लुत यह ऋषि है, री को ऋषि, री पढ़ा जाता है, तब री का प्रयोग यहाँ पे री के रूप में लिया जाता है ना, री प्रयोग नहीं होता, नागपुरी में री शब्द का प्रयोग नहीं होता है, एक जगह पर री लिखा जाता है। जैसे ऋण, ऋण को ऋण नहीं पढ़ेंगे, और न को मूर्धन न को भी यहाँ पे यह नहीं प्रयोग करते हैं, तो ऋण हो जाएगा। उसी तरह से स को मूर्धन्य स और तालव्य स का प्रयोग किसमें चेंज हो जाता है, दंत स में हो जाता है। तो ऋषि है तो ऋषि का ऋषि इस तरह से हो जाएगा ना। ऋण का ऋण, इसका प्रयोग ऋण ना, ऋण है तो ऋण का इसका तो र हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परिवर्तन, और इस न का जो है ये न होता है ऋण। उसी तरह से ऋषि, तो ऋषि शब्द का, तो ऋषि को लिखेंगे तो ये तो र में बदल जाएगा, इसमें री, और ये तालब सबको इस दंत सा में चेंज हो जाएगा, री सी, इसमें चेंज हो जाएगा ऋषि, ऐसे पढ़ेंगे। उसी तरह से ऋतु, ऋतु, ऋतु को री और तू ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। ये चेंज हो जाता है री का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो। उसी तरह से ए का प्रयोग ना, एक ए का प्रयोग नहीं करल जाला, ये नागपुरी में ए के जगह पर, यानी ए के ठाव, ए का ठाव में आई का प्रयोग होता है। जैसे ए जो है वो आई में बदल जाता है, आई। जैसे एनक, एनक है, एनक का आई नक में बदल जाएगा, ऐनक। ऐसा, ऐसा का आई सा, ऐसा में, या ऐसा या ऐसन, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई सन, ऐसन भी बोला जाता है। इस तरह से चेंज हो जाता है। औ का प्रयोग नहीं किया जाता है, औ का प्रयोग नहीं किया जाता है, औ के जगह पर औ, औ का प्रयोग किया जाता है, और औ का प्रयोग किया जाता है, औ। जैसे उदाहरण देखते हैं, औ के, और ठाव के जगह पर औ का प्रयोग किया जाता है, और औ का ना। जैसे और, जैसे और के जगह पर और हो जाएगा, और। उसी तरह से औरत, औरत के जगह पर औ, औरत, औरत, या ये भी बोला जाता है कि औरत, औरत। यानी इसका भी हम कर सकते हैं, जैसे इसका भी हम लिखे तो और को भी बोल सकते हैं, ठीक। इस तरह से चेंज हो जाता है। औ का औ जो है चेंज हो जाता है औ या औ में। और जैसे अब यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है ना, विसर्ग कर प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला ना। जैसे दुख, दुख, दुख है, ये विसर्ग यहाँ लगता है दुख का, तो दुख का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ये विसर्ग का प्रयोग गलत है ना, ये प्रयोग गलत है। तो इसका सही प्रयोग क्या होगा ना, इसका सही प्रयोग होगा दुख, दुख, ख नहीं ना, दुख इसको पढ़ेंगे, और इसको दुख। विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग बोला भी नहीं जाता है, इसलिए दुख पढ़ा जाएगा, ठीक। अब आगे आते हैं। अब हम जान गए हैं कि, देखिए, जानते हैं कि इसमें
री के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? री का ना, तालव्य स और मूर्धन्य स की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? दंत स का। ए की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? आई का। और औ की जगह पे एक औ की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? औ का या औ, याद रखेंगे। ठीक। और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग नहीं होवेला। ठीक, नहीं करते हैं। अब आते हैं आगे। अब आते हैं व्यंजन समूह और बदलाव। तो हम एक चार्ट बना दिए हैं अच्छत से, इस चार्ट को रट जाइए या याद कर लीजिए, जिसमें कि बहुत आसान है इसको याद करना। ठीक है। आते हैं नागपुरी भाषा में कई गो हिंदी व्यंजन मानकर रूप बदल जाला। जैसे हिंदी में जो व्यंजन होता है उनका रूप बदल दिया जाता है। जैसे अभी बताया, न का, मूर्धन्य न का प्रयोग इस न में हो जाता है, न में बदल जाता है। जैसे कारण, जैसे है कारण, कारण, कारण का क्या चेंज हो जाएगा? का, र, मूर्धन्य जो होता है इसमें चेंज हो जाता है, न में चेंज होता है, कारण। उसी तरह से प्राण, प्राण भी चेंज हो जाएगा किसमें? प, रा, न, प्राण। ये हिंदी में लिखा जाएगा, ये नागपुरी में लिखा जाता है प्राण। उसी तरह से गुण, गुण का गुण, ये वाला न का प्रयोग करेंगे, गुण। इस तरह से चेंज हो जाता है न। फिर अभी बताए थे कि स, दंत स और मूर्धन्य स का प्रयोग स और ख में बदल जाता है। ठीक, जैसे स और इस स का नागपुरी में दंत स या ख में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, देश, देश, हिंदी में देश इस तरह से लिखेंगे, नागपुरी में देश, दंत स का यूज करेंगे। भाषा, भाषा, भाषा को भाखा, ख में चेंज कर देंगे, भा खा, भाखा भी पढ़ते हैं। ठीक, उसी तरह से भेष, यहाँ देखते हैं भेष, भेष को भेख या भेष करेंगे। इसी तरह से भाषा को भी भाषा इस तरह से लिख सकते थे, भाषा। इस तरह से चेंजिंग हो जाता है हिंदी में। ठीक, उसे छ, छ, क्षत्रिय छ होता है, क्षत्रिय छ का प्रयोग छ में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका चेंजिंग जो होता है छ या ख में हो जाता है। अब जैसे क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र का अगर पढ़ेंगे तो ये छ में चेंज हो जाएगा, छे त र। अब त्र का भी प्रयोग तर में हो जाता है। इस तरह से क्षेत्र, त्र जो है तर में टूट जाता है। उसी से क्षमा, क्षमा, क्षमा जो होता है इस तरह से हो जाएगा, छ मा या खमा, खमा में भी हो जाएगा चेंज ना। उसी तरह से आते हैं पक्ष, पक्ष जो है बदल जाता है पख में, पख। ठीक, या पख में भी चेंज हो जाएगा, या पैख ना, पैख में भी हो जाएगा चेंज, पैच, पैच पढ़ेंगे, पैख नहीं, पैच। ठीक, इस तरह से हिंदी से नागपुरी में चेंजिंग हो जाता है। उसी से त्र जो है तर में टूट जाएगा और बनेगा क्या? पात्र, पात्र। तो पात्र को तर में, यानी कि पा त र, पातर। त्रिशूल, त्रिशूल तो
त, र, अब ये जो है दंत में चेंज हो जाएगा, सू, ल, तरसूल। इस तरह से अब यहाँ मात्रा है ती का, तो ये ती लगा देंगे, त्रिशूल, इस तरह से पढ़ेंगे। अब आते हैं ज्ञ का, देखेंगे तो ज्ञ जो है ज्ञ में चेंज होता है। ये ज्ञ जो है वो गे या ज्ञ में बदल जाता है। उसी तरह से यह जो है वो चेंज हो जाएगा ज में, व जो है चेंज हो जाएगा ब में। इस तरह से ये हिंदी के वर्ण है और इधर नागपुरी के वर्ण है। हिंदी से नागपुरी में चेंज करने का है। जैसे देखते हैं ज्ञान, ज्ञान, तो ज्ञान को चेंज हो जाएगा, ज्ञ किस में चेंज हो जाएगा, ज्ञ में, तो ये हो जाएगा गे या न, ज्ञान, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी जब चेंज हो जाएगा तो गे या नी, ज्ञानी में चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे। यह जो है इसे याद, याद, तो यह जो है ज में चेंज हो जाएगा, तो जायद, जायद, जायद हो जाएगा। युग, युग, युग चेंज हो जाएगा, यह जो है जा में चेंज हो जाएगा तो युग। योग, योग जो है चेंज हो जाएगा तो योग। इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो ये सब नागपुरी में है। उसी तरह से वन, वन को चेंज कर देंगे तो वह जो है बन पढ़ा जाता है, बन, ब में, व को ब में बदल जाता है, बन, बन। उसी तरह से विचार, विचार, विचार को विचार, विचार, विचार में कर दिया जाता है चेंज। तो इस तरह से नागपुरी में चेंज हो जाता है। तो ये सब वर्ण, हिंदी वर्ण को किस में चेंज होता है, इसको याद रखना है। ठीक, तो जिससे कि नागपुरी में प्रयोग करने में आसानी होगा। अब आते हैं अगला टॉपिक, उच्चारण के आधार पर। अब जैसे कुछ ध्वनि जो है ना, उच्चारण के आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो इसको क वर्ग में रखा जाता है। हिंदी में, हिंदी में क, ख, ग, ये जो है क वर्ग है, क वर्ग बोला जाता है। उसी से च वाला च वर्ग, च वर्ग। उसी तरह से त वाला त वर्ग, त वर्ग, प वाला प वर्ग। इस तरह से सभी को चेंज किया गया है, मतलब वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के आधार पे। तो उसी तरह से नागपुरी में भी ना उनके उच्चारण के आधार पे ध्वनि को चेंज किया गया है। जैसे क, ख, ग, घ हम कंठ से निकालते हैं, कंठ के द्वारा हम इसको ध्वनि को निकालते हैं, इसलिए इसको कंठ्य वर्ग बोला जाता है। ये इसको जो है कंठ, कंठ वर्ग बोला जाता है, वर्ग। उसी तरह से च, छ, ज, झ जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारा तालु का यूज होता है, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। तालव्य वर्ग में रखा गया है इसको नागपुरी में। उसी से ट, ठ, ड, ढ यानी मूर्धन्य, डायरेक्ट हमारा आवाज इसमें ट, ट बोले तो ऊपर से जीभ जो है ऊपर की ओर सटता है, यानी कि मूर्धन्य की ओर सटता है, तो इसको मूर्धन्य वर्ग में रखा गया है। त, थ, द, ध में हमारा जो भी ध्वनि निकलता है वो दांत के द्वारा निकलता है, तो इसके लिए दंत रखा गया है, दंत वर्ग में। प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ बोलने में हमारा दोनों ओठ का यूज होता है, दोनों ओठ ना, इसको बोल के भी आप देखिएगा तो पता चलेगा। इस तरह से इसको ओष्ठ वर्ग बोला गया है, ध्वनि में रखा गया है। ठीक, इस तरह से समझेंगे कि कंठ वर्ग में कौन रखा गया है, क, ख, ग, घ। तालव्य वर्ग में च, छ, ज, झ। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, न। दंत्य में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। हाँ, यहाँ पे अंगा ना, इया, मूर्धन्य न ना, ये इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, इस तरह से याद रखेंगे।
अब आते हैं प्राण और घोषत्व के आधार पे। प्राण और घोषत्व के आधार पे अब कुछ जो है प्राण और घोषत्व के आधार पे भी बदल हैं रखे गए हैं। जैसे अल्प प्राण, जिसमें ना कम हवा निकले, जिसका उच्चारण में ना कम हवा निकलता है। जैसे कहने का मतलब जेकर उच्चारण अलगठे हुए मतलब कम हवा निकल रहे ना। तो वर्ग कर पहिल तीसर और पांचवा अक्षर, जैसे वर्ग का जो है पहला तीसरा और पांचवा अक्षर जो है ना, ये अल्प प्राण में रखे गए हैं। तो अगर हम नागपुरी में देखें तो अल्प प्राण में किसको रखा गया है? ये तो हिंदी में रखा गया है इनको ना। क ख ग घ अंगा, तो यहाँ पर अल्प प्राण में कौन आएगा? अंगा नहीं आएगा। अंगा हिंदी के हिसाब से अंगा आएगा। अगर नागपुरी में पूछे तो क ख ग क और ग, यानी पहला और तीसरा अक्षर जो है नागपुरी के हिसाब से, क्योंकि नागपुरी में अंगा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा अल्प प्राण में क और ग आएगा। और अगर हिंदी वर्णमाला में चले तो क ख ग और अंग आएगा, जिसको बोलने में हमारा कम हवा निकलता है मुंह से। महाप्राण, जिसके उच्चारण में ना जेकर उच्चारण में बहुत ताकत लगता है, यानी कि जेकर उच्चारण में बगरा ताकत लागेला, जिसका उच्चारण करने में बहुत ज्यादा ताकत लगता है। और वर्ग का दूसर और चौथा अक्षर, जो दूसरा और चौथा अक्षर है ना, वो जो है महाप्राण होता है। जैसे ख और घ, ख और घ ये जो है वर्ग का दूसरा और चौथा है, इसलिए महाप्राण में आते हैं ये। उससे से अघोष व्यंजन, जेकर उच्चारण में खाली हवा यानी कर प्रयोग होएला, केवल हवा का प्रयोग होता है ना। वर्ग का पहले और दूसरा अक्षर क और ख जो है अघोष व्यंजन में आते हैं, जिसका उच्चारण में ताकत नहीं लगता है ना, केवल हवा का प्रयोग होता है, यानी हवा का प्रयोग होएला ना, उनका जो है अघोष व्यंजन में रखा गया है। अब आते हैं घोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन भी कहते हैं। तो घोष व्यंजन में आएंगे जेकर उच्चारण में नाद यानी गुंज कर प्रयोग होवेला, या जिसका उच्चारण करते समय गूंजता है ना। ये कह रहा है कि जिसके उच्चारण में गूंज हो यानी नाद हो ना। जैसे वर्कर तीसर, ये सभी में आएगा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर जो वर्ग का व्यंजन का वर्ण व्यंजन का ना, जैसे त वर्ग है क वर्ग है, इस समय ना जो तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर है वो घोष व्यंजन है या सघोष व्यंजन कहेंगे। जैसे अब इसमें आते देखें, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे क वर्ग में देखते हैं चौथा अक्षर ये घ हो गया, चौथा अक्षर ना, तीसरा अक्षर ना ग हो गया और पांचवा अक्षर अंगा हो गया। बोले थे ना कि हिंदी वर्ण में जो है क वर्ग में ये सब आते हैं। तो तीसरा चौथा और पांचवा ये जो है घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन घोष व्यंजन है ना, क्योंकि इनको जब हम प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा गूंजता है। जैसे ग ना, ग बोले तो गूंजता है आवाज, घ अंगा इस तरह से गूंज करके प्रयोग होखेला, इसलिए इनको सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहते हैं। उसी तरह से इसमें आते हैं व्यंजन में। अब इसमें देखिए ऐसे याद रखेंगे कि अल्प प्राण में जो भी वर्ग हो, क वर्ग त वर्ग ना, च वर्ग ना, जो भी हो, या नागपुरी के हिसाब से मूर्धन्य दंत ना ओष्ठ जो भी वर्ग हो, उनमें अल्प प्राण कौन है? पहला ना, पहला नंबर पे जो है, तीसरा
यानी थर्ड पोजीशन पर, और पांचवा ना फिफ्थ पोजीशन पर। ये जो है अल्पप्राण, महाप्राण ना दूसरा सेकेंड पोजीशन पर, इनको छोड़ के दूसरा और चौथा अक्षर जो भी आएगा, दूसरा या चौथा अक्षर जो भी होगा ना वर्ग में ना, उन वो जो है महाप्राण होंगे। अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा अक्षर ना, पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वर्ग में। और घोष व्यंजन में घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह से हमने वर्ग, ध्वनि और वर्ण विचार को कवर किया। अब आगे आते हैं, एक और बच जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है बालाघात और अपनिहिति। तो बालाघात में आते हैं ना कि यानी सबसे महत्वपूर्ण है बालाघात और अपनिहिति। बालाघात में आता है कि शब्द मन कर, जैसे बालाघात से हमें पता चल रहा है जिस पर बल पड़ता हो, जिस शब्द पर या जिस अक्षर पर हम बल देते हो। यानी कहने का मतलब है कि शब्द मन कर उच्चारण करे बेरा ना, अगर उच्चारण करते समय ना उच्चारण करे के बेरा, जैसे हम किसी भी शब्द का जब उच्चारण करते हैं मन से, तो अक्षर ऊपर बल पड़ेगा। जिस अक्षर के ऊपर बल पड़ता है ना उसे बालाघात कहल जाएगा, उसको बालाघात कहते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो उसके ऊपर अगर ज्यादा बल पड़ता है तो बालाघात है। जैसे मोटा मोटी, जैसे हम कहते हैं कि मोटा मोटी अपनिहिति और बालाघात एक है। दोनों जो हैं एक मोटे तौर पर कहें कि दोनों शब्द जो हैं एक ही है, अपनिहिति और बालाघात दोनों एक ही नहीं है। अब आते हैं अपनिहिति पर। अपनिहिति में आते हैं ना, जौन शब्द कर आखिर व्यंजन कर पहले ई स्वर आता है, जो शब्द के पहले ई शब्द आता है ना, ई जो है ईश्वर जो है आगम हो जाला, तब ऐसा रूप के अपनिहिति कहल जाला। यानी कि जिस शब्द से पहले ना आखिरी व्यंजन कर पहले ई स्वर आता है जिस शब्द में, जैसे लास्ट का जो भी व्यंजन है उससे पहले अगर ई स्वर आ जाता है ना, तो उसको अपनिहिति कहल जाला। जैसे नागपुरी भाषा कर एगो बहुत बड़ विशेषता है, तो इसका अपनिहिति का प्रयोग नागपुरी भाषा में बहुत विशेष है। जैसे अब आते काल ये हिंदी में है काल, तो काल का चेंज हो जाता है काइल में, काइल अंग्रेज नागपुरी में बोल रहे हैं काइल। तो ल वर्ण से पहले ना, ल स्वर से पहले क्या हुआ, ई शब्द का प्रयोग हो गया। तो ई जो है यानी कि काइल जो है अपनिहिति है, उसी तरह से दाल से पहले ई शब्द आ गया दाइल, जाति जाइत ना, भाग, तो अपनिहिति का प्रयोग ज़्यादा होता है नागपुरी भाषा में। ठीक है, अगर इसी तरह अब हम लोग नागपुरी भाषा के ध्वनि और वर्ण विचार को कवर कर लिए। अगर आपको मेरा क्लास अगर पसंद आता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं इसी तरह का अच्छा क्लास लेकर आऊँ। थैंक यू।